हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फिरोज़ाबाद। आज हम कला शिक्षण के अंतर्गत बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार सुधीर रंजन खास्तगीर के बारे में चर्चा करेंगे। बंगाल शैली के आधार स्तंभ एवं नंदलाल बोस के प्रिय शिष्य सुधीर रंजन खास्तगीर की उच्च कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता एवं पर्यवेक्षण शक्ति अतुलनीय थी। भाव व्यंजना की दृष्टि से उनके चित्रों में आत्मा की अंतरंग गहराई एवं सौंदर्य का अथाह सागर था। आइए अब हम उनके जीवन परिचय यानी उनके जीवन के बारे में कुछ बातचीत करें। सुधीर रंजन खास्तगीर का बंगाल के पुनरुत्थानकालीन कलाकारों में विशेष स्थान है। वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारतीय कला के संक्रांति काल में अपनी मौलिकता के द्वारा भारतीय कला को सजीवता और भाव लावण्य प्रदान किया। नंदलाल बोस के शिष्यों में एक खास्तगीर अपनी कला यात्रा में जहां एक ओर सत्य का अनुसंधान करते हुए सौंदर्य की ओर आकर्षित हुए, वहीं दूसरी ओर वस्तुगत और आत्मगत सौंदर्य का सामंजस्य करने में भी वे सफल रहे। फलतः उनकी कला दृष्टि में समष्टि की ओर अग्रसर होती दृष्टिगोचर होती है। खास्तगीर का जन्म 24 सितंबर सन 1907 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन से ही चित्रकला के प्रति उनकी गहरी रुचि रही। उनके पिता श्री सत्य रंजन खास्तगीर, जो स्वयं एक इंजीनियर थे, अपने पुत्र को भी इंजीनियर बनाना चाहते थे, किंतु खास्तगीर इंजीनियर तो नहीं बन सके, एक सफल चित्रकार एवं अनुभवी शिल्पी अवश्य बन गए। खास्तगीर की आरंभिक शिक्षा गिरिडीह के एक स्कूल में हुई थी। सन 1925 में हाई स्कूल करने के पश्चात वे उच्च स्तरीय अध्ययन हेतु शांति निकेतन गए। पढ़ाई लिखाई के प्रति इनकी गहरी रुचि नहीं थी। इनके विपरीत कला के प्रति इनका हृदय से अनुराग था। फिर भी वे पिता की आज्ञानुसार अपना अधिकांश समय पढ़ने में ही लगाते थे, परंतु इसमें उनको कोई सफलता न मिली। नंदलाल बोस, जो उस समय कला भवन के अध्यक्ष थे, के प्रशिक्षण में उन्होंने चित्रकारी सीखनी आरंभ कर दी। ब्रह्म समाजी वातावरण में पले होने के कारण मूर्तियों और विभिन्न देवी देवताओं के प्रति खास्तगीर की आस्था नहीं थी, किंतु नंदलाल बोस यह मानते थे कि कलाकार के लिए आवश्यक है कि वह देवी देवताओं के बारे में जाने, देश की संस्कृति और सभ्यता की पृष्ठभूमि का अध्ययन करें, पौराणिक कथाओं, लोक परंपराओं से परिचित होने का प्रयत्न करें। खास्तगीर ने अपने आचार्य के विचारों को स्वीकार करते हुए भारतीय परंपरा और संस्कृति का गंभीर अध्ययन प्रारंभ किया। अब हम सुधीर रंजन खास्तगीर के चित्रकला के प्रति कितनी रुचि थी, कितनी आस्था थी, इसके बारे में बात करते हैं। शांति निकेतन में चित्रकला की विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के बाद सुधीर रंजन कला के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाने बम्बई गए, किंतु वहाँ शीघ्र ही उनका मन नहीं लगा, यानी वो बोर हो गए। तभी ग्वालियर के एक पब्लिक स्कूल में उन्हें चित्रकला अध्यापक के रूप में कार्य करने का निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सन 1936 में वे दून स्कूल आ गए। यहाँ के पाश्चात्य वातावरण में खास्तगीर को बहुत निराशा हुई। यहाँ सब कुछ पाश्चात्य था, रहन सहन, खान पान, आचार विचार, सभी कुछ। यहाँ तक कि भारतीय अध्यापक भी स्वयं को भारतीय कहने में संकोच किया करते थे। वे भी कथाकथित अंग्रेज बनना चाहते थे। वहाँ के पाश्चात्य वातावरण में भी खास्तगीर ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा। अपनी कला यात्रा में उन्होंने सबसे पहले अपने देश के उन स्थानों की यात्रा की जो कला की दृष्टि से
बहुत महत्वपूर्ण थे, जैसे अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम, कोणार्क, एलिफेंटा आदि स्थानों पर चित्रों और मूर्तियों के रंग विन्यास, रेखाओं का चमत्कार, भावों की अभिव्यक्ति आदि का बारीकी से अध्ययन किया। चित्रकला से अपना सरोकार और अधिक बढ़ाने के लिए उन्होंने यूरोप का भी भ्रमण किया। इस यात्रा के दौरान वे इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन आदि देशों में गए, जहां पर उन्होंने ग्रेट मास्टर का काम नज़दीक से देखा तथा वहाँ के म्यूज़ियम में भी उपलब्ध जो वहाँ के म्यूज़ियम थे उसमें उपलब्ध विश्व की श्रेष्ठ कलाकृतियों का अवलोकन किया और इसके साथ साथ वहाँ के प्रसिद्ध चित्रकारों से भी मिले तथा चित्रकला की बारीकियों के विषय में बहुत नई सारी जानकारी प्राप्त की। आइए अब हम सुधीर रंजन खास्तगीर के संघर्षपूर्ण जीवन यानी कि इस कला यात्रा के दौरान उनके जीवन में कितने संघर्ष हुए, क्या क्या परेशानियां हुई, इसके बारे में हम बात करते हैं। इंग्लैंड जब वो गए, सुधीर रंजन खास्तगीर जब इंग्लैंड गए, इस दौरे में इंग्लैंड के वृद्ध कलाकार गिल से भी मिले। उनकी मूर्तियों और चित्रों को देखकर खास्तगीर को एक विशेष प्रकार का प्रोत्साहन मिला। गिल ने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए और विनम्रता दिखाते हुए कहा कि हम पाश्चात्य लोग भारतीयों को क्या सिखा सकते हैं, खुद हमें ही उनसे बहुत कुछ सीखना है। यूरोपीय यात्रा के समय वॉन गॉग के चित्रों ने भी उनका साक्षात्कार हुआ। पेरिस में उन दिनों अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगी हुई थी। यहीं पर वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात कलाकारों से मिले। इंग्लैंड की लेसेंटर आर्ट गैलरी में जाकर प्रदर्शनी को देखा। वहाँ वे एप्स्टीन के कार्य से अत्यंत प्रभावित हुए। यूरोप की यात्रा ने खास्तगीर को कला के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया। यात्रा से लौटकर उन्होंने अनेक एकल प्रदर्शनियां आयोजित की एवं देश की कला को एक नई अभिव्यक्ति प्रदान की। सन 1937 में इलाहाबाद, 1941 में लाहौर, 1944 में पटना, 1945 में मसूरी और लुधियाना और 1946 में शिमला तत्पश्चात मुंबई में एकल प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इन सभी प्रदर्शनियों को कला मर्मज्ञों ने बहुत सराहा। लंदन में उन्होंने एक सफल चित्र प्रदर्शनी की। अब तक वे एक ख्यात कलाकार बन चुके थे। 1949 में मसूरी, 1950 में इलाहाबाद, 1952 में कलकत्ता, 1953 में मसूरी एवं एकल प्रदर्शनियां की। तदुपरांत सन 1956 में खास्तगीर राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ के प्राचार्य बने। अगले ही वर्ष उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया और इसके साथ साथ 1961 में प्रकृति ने ऐसा खेल खेला जिसका अनुमान लगाना कठिन कार्य था। साधारणतः शांत रहने वाली गोमती नदी की बाढ़ ने खास्तगीर को तोड़ के रख दिया। खास्तगीर ने इस प्रलय को एक एकांतिक व्यक्ति की भांति सहकर कॉलेज की बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का कार्य स्वयं किया, किंतु वह अपनी मूर्तियों और चित्रकृतियों को नहीं बचा सके। इससे उनके मन को भारी चोट पहुंची, यानी धक्का लगा। फलतः वे गहरे मनोवैज्ञानिक दबाव का शिकार हो गए और इसी कारण वो बीमार रहने लगे। जीवन भर के परिश्रम को कुछ ही क्षणों में गोमती की भयावह बाढ़ ने निगल लिया। उसके बाद ये शांति निकेतन चले गए। यहाँ उन्होंने अपने लिए एक निवास स्थान बनाया। इसका नाम उन्होंने पलाश भवन रखा। वहीं रह के वे अपना एकांतमय जीवन व्यतीत करने लगे। 27 मई 1974 को लंबी बीमारी के पश्चात उनका निधन हो गया। अब हम कला के प्रति समर्पित
सुधीर रंजन खास्तगीर के बारे में, किस प्रकार सुधीर रंजन खास्तगीर कला के प्रति समर्पित थे, कितने विचारमग्न कला में निरंतर नवीन प्रयोग कर रहे थे, इसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कलात्मक अभिव्यक्ति द्वारा कलाकार को आत्मतृप्ति और आनंद मिलता है। वह अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न शैलियों का प्रयोग अपनी कलाकृतियों में करता है। खास्तगीर भी इससे अपवाद नहीं थे। उन्होंने किसी निश्चित शैली में बंधकर कार्य नहीं किया। उनकी व्यंजना कौशल ने प्रेरणा के इतने भिन्न बहुमुखी छोरों को छुआ कि वह इनकी कला बड़ी ही प्राणवान सिद्ध हुई। चित्रण, मूर्तिकला, लाइन कोट, चारकोल चित्रण, कैनवस पेंटिंग, टाइल चित्रण, पेंसिल, स्केच, कोई भी रंग रेखा शैली ऐसी नहीं है कि इनसे अछूती रही हो। चित्रांकन की उनकी शैली की यह विशेषता थी कि वे अपने चित्रों को, पृष्ठभूमि को कभी सपाट नहीं रखते थे। विभिन्न छोटी बड़ी रेखाओं के ज़रिए वे पृष्ठभूमि को उभारते थे। उनके चित्रों में तूलिका के लंबे लंबे घातों का प्रयोग गति का आभास कराते थे। अतः उनके चित्रों में गति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यह गति साधारणतया 3 प्रकार की हैं। नंबर फर्स्ट सरल, नंबर सेकंड कोणीय एवं लहरदार और नंबर था नृत्यगत। इसके अतिरिक्त नृत्य संबंधी चित्रों में यह स्पष्ट रूप से झलकती है। खास्तगीर के चित्रों में स्वर और लय का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। नृत्यांगना नामक एक चित्र में एक युवती को नृत्य की मुद्रा में चित्रित किया गया है। युवती के पतले लंबे सुकोमल हाथ आकाश की ओर उठे हुए हैं, जो अत्यंत आकर्षक लग रहे हैं। युवती ने लहंगा और चोली पहन रखा है। यह चित्र 2 भागों में विभक्त है। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह युवती आकाश में नृत्य कर रही हो एवं देवतागण नृत्य से प्रसन्न हो आकाश में पुष्प वर्षा कर रहे हैं। चारों ओर का वातावरण सुरम्य है, जो दर्शक की दृष्टि को एकाएक अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ है। संपूर्ण चित्र में सुंदर गतिमय रेखांकन है। लहरेदार रेखाओं का प्रयोग चित्र में सुंदर वर्ण योजना के साथ किया गया है। संपूर्ण चित्र को जल रंग में पूर्ण किया गया है। एक अन्य चित्र नृत्यांगनाएं नामक चित्र को लेकर बनाया गया है। इस चित्र में अनेक नर्तकियां एवं समान मुद्रा में नृत्य कर रही हैं। सभी ने घेरदार लहंगा और ऊंची चोली पहनी है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग की अप्सराएं धरती पर आकर नृत्य कर रही हैं। चित्र में नीले तथा लाल और पीले रंगों का अधिकता से प्रयोग किया गया है। नृत्यांगनाओं को श्याम वर्ण तथा गौर वर्ण दोनों से ही अंकित किया गया है। खास्तगीर के चित्रों की एक अन्य विशेषता यह है कि उन्होंने नारी पात्रों के माथे तथा नाक के वर्ण को गौर वर्ण में अंकित किया है, जिससे उनके नारी पात्रों में एक अलग शांतिपूर्ण भाव उत्पन्न होता है और उनके पात्र बड़े ही सौम्य प्रतीत होते हैं। संपूर्ण चित्र में गयात्मकता बड़े प्रभावी रूप से परिलक्षित होती है। चित्रों के छोटे बड़े घातों का अंकन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। सुधीर रंजन खास्तगीर को रंगों के प्रति विशेष लगाव था। रंगों के प्रति मोह और चित्रकर्म के संसार में खास्तगीर ने कैसे करके एक एक चित्र में रंगों को संयोजित किया, कितने मनोभावी, कितने मनोरम रंग उन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किए। आइए हम इस पे बात करते हैं।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आलोचकों ने उन पर बेहतरीन रंगों, रेखाओं के असंयम एवं एक रूपता का आरोप लगाते हुए उनके चित्रों में सौंदर्य का अभाव बताया है, किंतु वास्तव में यह सत्य नहीं है। उनके चित्रों में रंग प्रयोग की एक स्वतंत्र छटा है। उनकी आड़ी तिरछी रेखाएं चित्रों में गयात्मकता की दृष्टि करने वाली हैं तथा उनके पात्र वैविध्य से परिपूर्ण हैं। खास्तगीर की मुख्य विशेषता यह है कि वह वस्तु को या विषय को चित्रित करने में पूर्ण उनकी आत्मा में झांक कर देखते थे। उनके हाथ काम करते जाते थे, किंतु बुद्धि गहन चिंतनरत होती थी। चाहे कागज हो या फिर कैनवास या फिर मिट्टी की मूर्ति निर्माण क्यों न करना हो, वह पहले से ही दृश्य वस्तु की कल्पना कर लेते और बाह्य प्रसाधनों की सहायता से अंतस्थ की गुहातम स्थिति का यथार्थ अवलोकन करा देते थे। इसलिए उनको एक सिद्ध हस्त और कुशल चित्रकार की उपाधि दी गई है। खास्तगीर ने भारतीय कला के साथ साथ कहीं कहीं यूरोपीय कला का स्वस्थ मिश्रण भी किया है, किंतु ऐसा करते हुए भी उन्होंने भारतीय चित्रकला की विशेषता को बनाए रखा है। उनकी कला की पृष्ठभूमि पूर्णतया भारतीय ही रही है। उनके चित्रों में भारतीय जनमानस और उनकी समस्याएं स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। वस्तुतः मौलिक अभिव्यंजना, भारतीयता, राष्ट्रीयता तथा भारतीय जनजीवन के चित्र आदि कई दृष्टियों से भारतीय कला जगत में सुधीर रंजन खास्तगीर का अपना एक विशिष्ट स्थान है। खास्तगीर ने एक स्थान पर लिखा है, उन्हीं के लिए पाश्चात्य कला तथा संस्कृति का अंध अनुकरण संभव है, जिनमें व्यक्ति का कुछ बोध नहीं है। उन्होंने कभी भारतीय कला तथा संस्कृति के ऐश्वर्य का अनुभव नहीं किया। वे मूर्खतावश अपने को दिवालिया समझते हैं और जो भी कुछ कूड़ा करकट मिल जाए उसे अपने झोले में डाल लेते हैं। वे आगे कहते हैं कि आज की भारतीय कला को, विश्व कला को, जो भारतीय कला की विश्व कला को एक विशेष दान देना है और इसके वर्तमान तथा भविष्य के रूप के आधार तथा बीज को इसके अपने कलात्मक इतिहास में ढूंढना पड़ेगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे सांस्कृतिक उत्तराधिकार के मूल्य को समझें और अपनाएं और न कि उससे घृणा करें या इसके स्थान विदेशी वस्तुओं को ग्रहण करें। यद्यपि वे यूरोपीय कला के विरोधी नहीं थे, तथापि उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि वे अपनी संस्कृति और कला को गहराई से जाने बगैर विदेशी कलाकारों की तकनीकी तथा शैली का अनुकरण करने से भारतीय कला का क्षरण होगा। यह सर्वविदित है कि खास्तगीर की प्रकृति से अपार स्नेह था। अमलता तथा पलाश का प्रस्फुटित होना उनके हृदय में उल्लास उत्पन्न करता था। इनके अंदर यह भावना थी कि ये अपने प्रखर रंगों में उस गतिशील आकारों को पकड़ सके जो मानव मन के भावों को उत्पत्ति से भाव विभोर कर देते हैं। वे मनुष्य के मन में छिपी गहराई को शीघ्रता से तुलिका तथा रंगों के माध्यम से व्यक्त करने में सिद्धहस्त थे। खास्तगीर ने अपने चित्रों में पलाश के फूलों को बहुतायत में चित्रित किया। खास्तगीर के चित्रों के विषय कहीं रोमांटिक हैं तो कहीं दैनिक जीवन से संबंधित हैं। इनमें कहीं देश प्रेम मिलता है तो कहीं संगीत का आनंद मिलता है। इसी प्रकार कहीं दक्षता के साथ प्रकृति चित्रण किया गया है तो कहीं जन जन की पीड़ा कैनवस पर
अपनी पूर्ण भावाभिव्यक्ति के साथ उतारी गई है। वस्तुतः मानव जीवन के सभी पहलुओं पर उन्होंने दृष्टिपात किया। अपने समस्त चित्रों में उन्होंने रंग, रेखात्मकता, गतिशीलता, अलंकारिकता और गहरी वर्ण योजना पर बल दिया। खास्तगीर ने तैल माध्यम में भी कार्य किया। इसके अतिरिक्त पेस्टल, जल रंग एवं कहीं कहीं मिश्रित माध्यम को भी अपनाकर इन्होंने चित्रांकन किया। उनके चित्रों में आकारों एवं रंगों में प्रभावोत्पकता विशेष रूप से है, जो दर्शकों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने आंतरिक और बाह्य दोनों विचारों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया है। खास्तगीर के चित्रों में विशेष रूप से प्रेम, सहिष्णुता और समन्वय दिखाई देता है। यह किस प्रकार दिखाई देता है या चित्रों में इसका प्रयोग किस प्रकार किया गया है, इस पे हम बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खास्तगीर ने जनजीवन के सूक्ष्म स्पंदनों, मानव मन की अंतःवृत्तियों की पुकार और जड़ चेतन की ध्वनि को अपने कानों से सुना और उन्हीं के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर उसको मूर्त रूप दिया। इसी कारण उनकी कला में अपने मन की मस्ती है, व्यक्तित्व की छाप है और जीवन का सूक्ष्म रूप है। खास्तगीर से कोई भी विषय अछूता नहीं रहा है। उन्होंने समाज की समस्याओं को तूलिका और रंगों द्वारा एक नई आत्मा और नई अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने मानव मन की गहराइयों को नज़दीकी से छुआ है। उनके चित्रों में कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर या फिर नदियों में नौका खेलने वाले माझी, चिलचिलाती धूप में धान लगाती हुई स्त्रियां, या फिर समाज से जो परित्याग की जाती हैं स्त्रियां, और इसके अतिरिक्त जो है प्रियतम की प्रतीक्षा करती नारियां आदि विषयों को लेकर चित्रण हुआ है। खास्तगीर मानव कृतियों में गति पर विशेष ध्यान देते थे तथा संयोजन में स्त्रियों और उनकी मुद्राओं को जीवन के स्पंदन के साथ साथ लयात्मक रूप में अंकित करते थे। उनका चित्रकला तथा मूर्ति शिल्प का समस्त कार्य मानव और प्रकृति के अत्यंत समीप है। अब हम बात करते हैं कि खास्तगीर प्रकृति तथा नारी के कलात्मक निरूपण, यानी खास्तगीर ने कैसे प्रकृति और नारी दोनों को ही अपने चित्रों में सामंजस्य स्थापित करते हुए किस प्रकार तारतम्य रूप से अंकित किया, इसके बारे में हम बात करते हैं। खास्तगीर का जीवन, जैसे इससे पिछले हमने बताया है कि उनका जीवन किस प्रकार था, कैसे वो रंगों के प्रति विशेष आकर्षित थे, कैसे उन्होंने जो है ब्रश स्ट्रोक की सहायता से अनेक संयोजनों को या अनेक संयोजनों में एक खोज किया। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं प्रकृति तथा नारी, यानी प्रकृति और नारी के सामंजस्य को कैसे उन्होंने एक मूर्त रूप प्रदान किया। खास्तगीर का जीवन आचार, विचार, कल्पना और चिंतन शक्ति के प्रति, जगत के प्रति, प्रकृति के रहस्य और लोक के प्रति इतनी सजग और उद्भुत थी कि आनंदोल्लास की भव्यता में उनका मन चित्रकला की मूक भाषा से शीघ्र ही तादात्म्य स्थापित कर लेता था। खास्तगीर का मानना था कि कला की भूख आत्मा के अस्तित्व की भूख है। धन्यवाद।